हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। से बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट किया और वहाँ पर हम लोगों ने कवर अप किया मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे अब ये बताएंगे कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग के अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को वहाँ पर अंडरलाइन कराए थे। तो वो कीवर्ड्स क्या थे कि जब भी आप प्लानिंग को डिफाइन करते हैं तो वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको प्लानिंग के अंदर लिखने हैं, एज वेल एज जो फीचर्स ऑफ प्लानिंग था फटाफट से उसके एक्रोनिम में लिख दीजिए कि क्या आपको याद है कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग के लिए मैंने आपको क्या एक्रोनिम दी थी, वो पॉइंट्स क्या है, क्या आपको याद है। तो फटाफट कमेंट में वो एक्रोनिम लिख दीजिए विद द पॉइंट्स, राइट। और उसी के साथ साथ मेरे सारे बच्चों को ये पता है कि क्या करना होता है। मैम की क्लास में आते ही हमें लगानी होती है अपनी अटेंडेंस, ताकि मैम को पता रहे कि आज भी हम अपनी मैम की क्लास में प्रेजेंट है। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को करा रहे हैं पूरे साल क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी, वो भी बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आप ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं, जैसे कि आप हमारे सामने ही बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने एक्रोनिम लिख दी होगी, आप सभी को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कि हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लानिंग क्या होती है, कैसी होती है, उसके फीचर्स वगैरह हम लोगों ने जान लिए, और फीचर्स जान लिए तो इम्पॉर्टेंस पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो अब ये प्लानिंग करनी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो भाई इसको जानने के लिए तो हमें ड्यू सर को डीएम करना पड़ेगा। अगर मुझे ये जानना है कि क्या है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो उसके लिए क्या करना है, ड्यू सर को डीएम। अब ड्यू सर को डीएम क्यों करना है, क्योंकि वही बताएंगे ना हमें कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि इसी में तो छुपी है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो देखो बच्चों, जो पहले वाला डी है वो क्या बताता है, दैट प्लानिंग, क्या बता रहा है बच्चों कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब हम जरा ऐसा कलर ले लें जो आपको अच्छे से दिखे, है ना भाई, क्योंकि आप लोग हमारे साथ साथ क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। कौन सी वाली बुक में, अपनी समरी नोटबुक में। तो फटाफट से लिख डालो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो ये जो डी है ये इस डायरेक्शन के लिए ही है। उसके बाद यू से है कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग अवॉइड करता है यूजलेस, या फिर आप कह सकते हो अननेसेसरी एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो चिंता की बात नहीं है कि मैम ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो बिल्कुल मत घबराना, सब चीज़ें मैम आपको बताएंगी, ठीक है ना। अभी तो देखो कितना डिटेल में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले ज़रा हेडिंग वेडिंग लिख ले, उसके बाद सब कुछ बताऊंगी। तो इट अवॉइड्स द यूजलेस एंड अननेसेसरी कह सकते हो, एंड द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद है एस, एस से है बेटा स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग ही हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड बताता है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद आई है बेटा इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, कि प्लानिंग के अंदर हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे। उसके बाद आर है बेटा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि भैया अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो उस कुछ भी होने के लिए खुद को बचाना भी है, तो उन सभी चीज़ों से हमें प्लानिंग बचाएगा। देखेंगे किस तरीके से बचाएगा। और बेटा ये डीएम है हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए, कि प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बार ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कि सारे पॉइंट्स क्या हैं, आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट है डी, डी मतलब डायरेक्शन, तो प्लानिंग डायरेक्शन देता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यू से हमारे पास इट अवॉइड्स द अननेसेसरी एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। एस है बेटा इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आई है बेटा इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। आर से है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, और डीएम को हम करते हैं कंबाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग, दैट प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। सो आई होप कि आपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा पहला पॉइंट आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब इसको एक पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। अब सपोज करो कि वही जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आपका जो फ्रेंड है ना बहुत आपको बर्थडे पार्टी देता रहता है, पर छोड़ो इस बार बर्थडे पार्टी में नहीं जाते हैं, इस बार हम जाते हैं कुछ काम करने के लिए। तो आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उस जॉब के लिए जब आपने अप्लाई किया तो अब आपको इंटरव्यू का कॉल आया। अब आपको जाना है उस ऑफिस के अंदर, उस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, बट जो जॉब की लोकेशन है उससे आप थोड़ा सा अभी वाकिफ नहीं हो, मतलब आपको नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचना है। तो आपने रिक्वेस्ट किया कंपनी से कि प्लीज़ क्या आप अपनी लोकेशन हमें सेंड कर देंगे, तो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू अपनी लोकेशन आपको शेयर कर दी। तो जब अब आपके पास एक लोकेशन आ चुकी है तो आप उस लोकेशन को अपने मोबाइल पर ऑन करते हो तो गूगल मैप के थ्रू आपको पूरा वो नेविगेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको किसी रास्ते पर चलना था, आपका एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है वो कंपनी जहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना है। तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव है कि आज कंपनी में जाना है, इंटरव्यू देना है और उस इंटरव्यू को क्रैक करना है और जॉब को हासिल करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है ना। अब आपको नहीं पता कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत थी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पता था कि जिस लोकेशन पे हमारा ऑफिस है या कंपनी है वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, और अगर हमने एम्प्लॉयज को या कैंडिडेट्स को नहीं बताया कि कैसे कैसे उनको आना है तो सब पता नहीं भटक ही जाएंगे मुझे लगता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने खुद से ही सबको लोकेशन शेयर कर दी, ताकि सभी लोग एक कॉमन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए टाइम से इंटरव्यू के जो भी इंटरव्यू का टाइम था, स्टिपुलेटेड टाइम था, उस टाइम पर वो लोग पहुंच जाए। बट अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कुछ लोग तो पहुंच जाते बिना डायरेक्शन के भी, लेकिन कुछ लोग जरूर भटक जाते। तो ये क्यों हो पाया, कैसे पॉसिबल था? क्योंकि आपने अपने माइंड में एक प्लानिंग करी। जब हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता तो हम यूज करते हैं ना गूगल मैप का। तो गूगल मैप आपसे पहले ही ये चीज पूछता है, आपकी प्लानिंग के बारे में वो आपसे पहले पूछता है कि भाई कहाँ जाना चाहते हो, अभी कहाँ बैठे हो और कहाँ जाना चाहते हो। गूगल मैप एक प्योर एग्जाम्पल है प्लानिंग का, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लानिंग की डेफिनेशन में ये बताया था कि प्लानिंग आपको ये बताते हैं वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो आपने देखा होगा ना कि जब आप उसके अंदर सर्च करते हो तो पहले वो आपसे आपकी करंट लोकेशन पूछता है, फिर वो आपसे कहता है कि आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है। तो आपकी करंट लोकेशन से आपको डेस्टिनेशन लोकेशन तक पहुंचाने का जो सफर है वो तय करवा रहा है ना, तो ये प्लानिंग ही तो है। तो प्लानिंग क्या करता है बेटा, प्लानिंग सबको डायरेक्शन देता है। आजकल शादी के कार्ड में भी क्यूआर कोड लगा होता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, वहां पर भी एक लोकेशन के लिए कुछ चीजें ऐड की जाती हैं आजकल। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग भटके, लोग आसानी से पहुंच जाए अपने सही डेस्टिनेशन के ऊपर, इसीलिए वो लोग वहां पर इस काम को करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बेटा प्लानिंग भी यही करता है कि प्लानिंग के अंदर ना एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव दे दिया। सपोज हमने अपने सभी डिपार्टमेंट्स को एक बात समझा दी कि भाई देखो इस साल ना हम लोगों को एक काम करना है, हम मंथली टारगेट सेट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल एक मंथ का हमारा टारगेट है कि मार्केट तक ना 1000 यूनिट हमें पहुंचानी है। ये 1000 यूनिट का हमारा टारगेट है कि 1000 यूनिट जो है वो मार्केट तक पहुंच जानी चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट है। अब यही बात फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पता चली, यही बात आपके परचेज डिपार्टमेंट को भी पता चली, यही बात सेल्स डिपार्टमेंट को भी पता चली और यही बात मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी पता चली। तो सबको डायरेक्शन मिल गई ना, सबको पता है कि 1000 यूनिट को मार्केट तक पहुंचाना है। तो परचेज डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल खरीदेगा, प्रोडक्शन, फिर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसी तरीके से उसके सेल्स के ऊपर काम होगा, मार्केटिंग वाला उसी तरीके से काम करेगा, फाइनेंस वाला फंड रिलीज करेगा उसी के हिसाब से। बट अगर ये चीज पता ही नहीं होती करना क्या है, तो भाई सभी लोग अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में घूमते फिरते रहते, फिर तो क्या ही था, कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता। चलो अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, मुझे पता तुम जब तक अपने घर में शादी ब्याह नहीं कराते ना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है ना। चलो सुनो, घर में शादी का माहौल है, तुम्हारे बड़े भैया या तुम्हारी बड़ी दीदी की शादी होने वाली है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है कि हाँ जी घर में शादी होने वाली है, तो सबसे पहले घर के बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं अपनी डायरी वायरी लेके, जी हाँ जी बताओ क्या क्या करना है। गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, कौन से केटरर से हमें बुकिंग करानी है, वो डेकोरेशन वाला कौन सा रहेगा, म्यूजिक सिस्टम कहाँ से आएगा, मिठाइयाँ कहाँ से बनाई जाएंगी, गिफ्ट्स कहाँ से अरेंज किए जाएंगे। बैठ के ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि सबको वो ये बता सके कि भाई देखो ये काम है करने के लिए,
और उसी टाइम पे सबको डायरेक्शन दे दी जाती है। चाचा के बेटे को, मामा के बेटे को, ताऊ जी के बेटे को, सबको ये सारी बातें बता दी जाती है कि भाई तुम सब ये काम करोगे। बट अगर वो बैठ के डिसाइड नहीं करते और कहते जी शादी है, सब अपना अपना काम करना शुरू कर दो, तो ऐसा हो सकता है कि 2 लोग भाजी का ऑर्डर दे आए हो, 3 म्यूजिक सिस्टम बुक हो गए हो तुम्हारे, 2 जगह वेन्यू बुक हो चुके हो। तो आप मुझे बताओ ना कि ये क्यों हुआ? क्योंकि सबके पास डायरेक्शन ही नहीं थी। कॉमन डायरेक्शन होती, एक ही बंदे ने सबको ये बात बता दी होती कि देखो ऐसे 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 सब कुछ करना है, तो सभी लोग उसी के हिसाब से काम करते ना। तो जब भी हम किसी भी चीज की बेटा प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग हमेशा हमें डायरेक्शन देता है। आप आज अपने से भी इस चीज को समझो कि आप पढ़ाई करने जब बैठते हो ना, तो कई बार ना एक बच्चा इस वजह से भी पढ़ाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसके माइंड में कोई प्लानिंग ही नहीं है। ऑलवेज प्लान योर डे अ नाइट बिफोर। एक रात पहले ही आप अपने अगले दिन की प्लानिंग जो है उसको करके रखिए कि कल मुझे ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है। बट क्या होता है, आप रेंडमली पढ़ने बैठ जाते हो कि चलो ठीक है पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये सोचने में ही 15 मिनट निकाल देते हो कि पढ़ना क्या है, और बस जहां वो 15 मिनट निकल गए उसके बाद सोचते यार अब क्या ही पढ़ूंगा, अब बचे हुए 15 मिनट में मैं क्या ही पढ़ लूंगा। अभी तो हमने यही सोचने में निकाला कि अच्छा ये 15 मिनट ये सोचा कि क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट में भी कौन सा चैप्टर, चैप्टर में से भी कौन सा टॉपिक, और फिर कहाँ से पढ़े। तो इन सब में तुम समय निकाल देते हो, तो फिर पढ़ने का समय बचता ही नहीं है। क्यों? कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हमेशा प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो पढ़ाई करो, प्लानिंग के साथ करो। चलो देखो, अब बहुत ज्यादा बातें हो गई इसके बारे में। सो कैसे प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग स्टेटेड इन एडवांस हाउ वर्क, ये वर्क है, हाउ वर्क इज टू बी डन एंड प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। क्योंकि प्लानिंग आपको एडवांस में ही ये बात बता देता है कि कैसे होगा काम, हाउ वर्क इज टू बी डन, कि हम जो भी काम करेंगे उस काम को हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए प्लानिंग आपको क्या दे देता है? सीधे सीधे डायरेक्शन दे देता है। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर आपके जो गोल्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, एम्प्लॉयज अवेयर होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दोज गोल्स, और अगर आपको एडवांस में ही ये पता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहता है, आपको कैसे वो काम करना है, तो उससे क्या होगा कि वो उन गोल्स को और अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। सो इफ देयर वाज नो प्लानिंग, लेकिन अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करते रहेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स फिर अचीव कर ही नहीं पाएगा। भाई अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को बताया ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो सब अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे, और जब अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे तो आपका क्या गोल था, क्या गोल नहीं था, उसके बारे में तो फिर आप भूल जाओ, वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, पता चल गया कैसे प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब हम यहाँ पर अपना बिजनेस एग्जाम्पल अगर लेकर चले इसको समझने के लिए, तो एप्पल की जो कंपनी है, आपको पता है कि वो हर साल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, हर साल। अब हर साल लॉन्चिंग से पहले वो प्लान करते हैं R&D। R&D बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहते हैं। तो पहले वो रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर वर्क करते हैं, तब जाकर अपने इवेंट्स को वो लोग लॉन्च करते हैं। और इसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो एक गोल के लिए काम करते हैं, विच इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, कि उन्हें पता है कि हमें अपना एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को उस गोल के बारे में पता है और सभी उसी चीज के लिए काम कर रहे होते हैं। सो प्लानिंग डायरेक्ट्स ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग हमेशा आप सभी के ऑब्जेक्टिव, आप सभी के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देता है। ठीक है, समझ गए कि प्लानिंग कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हमेशा आपको आगे के आने वाले खतरों से बचाकर चलता है। हम प्लान कर ही क्यों रहे हैं? हम प्लानिंग करते ही इसीलिए है ताकि भाई हमें नहीं पता कि आगे क्या हो जाए। आज के टाइम पे तो मुझे लगता है कि हम कहते हैं ना कि हमारी जनरेशन तो सब कुछ देखने वाली है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है, हम लोगों कोरोना देख लिया, हमने लॉकडाउन देख लिया है हम लोगों ने, और ये जो अभी पीछे महाभारत होते 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 बच गई है वो हम लोगों ने देख ली है। और आजकल मैं मौसम को देखकर भी बहुत कुछ देख रही हूँ कि अचानक से जो मौसम में भी बदलाव आते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते आप। अचानक से आप बैठे हुए हो, कल को क्या हो जाए आपको नहीं पता, और ये ऐसे इवेंट है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बात समझाई जाती है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए पहले से प्लान करके चलते हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कह रही कि प्लानिंग उन इवेंट्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा कि यार ये चीज़ होगी नहीं, हो सकती है,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, मतलब इतना बड़ा जो धक्का लग सकता था आपको, वो थोड़ा सा शॉक का लेवल कम हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो आफ्टर योर क्लास 12th आप सभी लोगों ने अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, है ना, कि भाई आफ्टर 12th अगर आपको कॉलेज जाना होगा तो आप CUET का एग्जाम देंगे। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करना हो तो वो CA फाउंडेशन दे रहा होगा, CMA के लिए जो एंट्रेंस होता है वो दे रहा होगा, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर किसी के माइंड में होगा तो वो उन सब चीज़ों की तैयारी करेंगे। अब सबको पता है कि CUET का जो एग्जाम देना है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है ना, कि कुछ एलिजिबिलिटीज है। अब उसमें भी रैंक आती है, फिर रैंक के अकॉर्डिंग आपको आपका कॉलेज जो है वो अलॉट होता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि ठीक है अच्छा पेपर नहीं गया, कॉलेज अच्छा अलॉट नहीं हुआ, तो तुम सोचते हो कि यार ठीक है ड्रॉप कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से ट्राई करेंगे। बट क्यों क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आपका टाइम खराब होता है? भाई होगा ना, 1 साल ड्रॉप करना कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है ना। बट उसी के लिए अगर आपने ये चीज को पहले से प्लान करके रखा था कि इन केस ऑफ CUET में अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने साइड बाय साइड यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है, या फिर मैंने फाउंडेशन के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रखी है कि यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ से ही। तो आपकी ये जो प्लानिंग है ये आपको प्रिपेयर कर रही है कि आपको नहीं पता कि फ्यूचर इवेंट क्या हो सकता है, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपका टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ सेव होता है ना। अब आपके पेरेंट्स पता है कि जिस दिन से आप इस धरती पर आए होते हो उस दिन से उनके माइंड में आपके लिए ना जाने कितनी सारी प्लानिंग चल रही होती है। एक टाइम पे एजुकेशन की प्लानिंग चल रही होती है, फिर आपकी मैरिज की प्लानिंग चलेगी, तो उनके माइंड में वो प्लानिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि भैया आज वो पैसा जोड़ रहे हैं कल के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा। जितने भी लोगों ने लॉकडाउन को सरवाइव किया है, कहीं ना कहीं उन लोगों की प्लानिंग ने ही उनको मदद किया कि वो लोग टाइम टू टाइम पैसे को सेव करते थे फॉर द फ्यूचर। और जब क्योंकि वो सेव कर रहे थे तो वही पैसा उस टाइम पर उनके काम आया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम किया। मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल खत्म कर दिया होगा, लेकिन उसको कहीं हद तक कम जरूर कर दिया होगा। ठीक है, समझ आया सारे बच्चों को? वेरी गुड। मेरे को आवाज आ जाती है कि तुम्हें समझ आ गया है ना। चलो अब देखो जरा यहाँ पे, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको प्लानिंग चैप्टर, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल है, रिपीटेडली वही सारी चीजें घुमा फिरा कर यहाँ पर बोली जाती हैं। अभी सॉरी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी यहाँ पर आपको समझाया उसमें भी पहली लाइन कुछ इसी तरीके से थी और देखो सेकेंड लाइन भी कुछ इसी तरीके की है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड द अनसर्टेन इवेंट्स। क्योंकि प्लानिंग आपको एडवांस में ये बता देता है कि हमें क्या करना है। एडवांस में उसने आपको बता दिया कि भाई आपको क्या करना है, तो प्लानिंग आपको वो रास्ता दिखाता है कि कैसे वो जो आने वाले बदलाव हैं आप उनके साथ डील कर सकते हो, या कल को अगर कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाए। अनसर्टेन का मतलब मैंने क्या बताया हुआ बेटा आपको? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल कोई इवेंट आ जाए, मतलब जिसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम उस सब चीजों के साथ डील कर पाए। सो चेंजेस ऑफ इवेंट कांट बी एलिमिनेटेड, पूरी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब फोरकास्टेड, और फोरकास्टेड मतलब अनुमान लगाना, कि आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग जो मैनेजर रिस्पॉन्सेज है वो उसके साथ डील करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। मतलब कि हमने अनुमान लगा दिया कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होने के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ चुका है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। देखो डोमिनोज वाले आ गए। अब डोमिनोज वाले क्या कह रहे हैं? डोमिनोज प्रिपेयर्स फॉर द क्रिकेट सीजन बाय इंक्रीजिंग द डिलीवरी स्टाफ। अब देखो IPL चल रहा है ना, IPL हमारा बीच में चला, बंद हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ। तो डोमिनोज को पता है कि जब लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं ना तो उनको बहुत भूख लगती है उस टाइम पे, और फ्रेंड्स वगैरह के साथ जब मिलकर देखते हैं तो पार्टी करने का एक अपना एक अलग ही मूड हो जाता है लोगों का। तो ऐसे में देखो डोमिनोज ने क्या किया, डोमिनोज प्रिपेयर फॉर द क्रिकेट सीजन बाय इंक्रीजिंग द डिलीवरी स्टाफ एंड द इंग्रेडिएंट्स इन एडवांस। तो उसको पता था कि उस टाइम पे डिमांड ज्यादा आएगी, तो उसने पहले ही अपना डिलीवरी स्टाफ इंक्रीज कर लिया, इंग्रेडिएंट्स अपने यहाँ पर पहले से ही उसने अरेंज करने शुरू कर दिए, बिकॉज उसने एंटिसिपेट किया हाई ऑर्डर, क्योंकि उसने पहले से अनुमान लगाया
कि हाई ऑर्डर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द आईपीएल के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को रहता ही है कि चलो ठीक है एंजॉय करते हैं. सो प्लानिंग हेल्प्स देम टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क कॉज्ड बाय द सडन डिमांड सर्ज. तो प्लानिंग क्या करता है, आपके उस बिजनेस रिस्क को कम करने की कोशिश करता है कि अचानक से जब आपको पता है कि डिमांड आनी शुरू होगी, डिमांड हाई होगी, तो उस टाइम पर फिर ऐसा ना हो कि हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं उनके प्रोसेस कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा, हमारी तो नेगेटिव इमेज बन जाएगी मार्केट के अंदर. तो पहले से उन्होंने उस चीज की तैयारी करनी शुरू कर दी. और किस बेसिस पे वो तैयारी करी, जो उन्होंने एंटिसिपेट किया, जो उन्होंने अनुमान लगाया उसके बेसिस पर. ठीक है जी, समझ आ गया. चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं. चलो चलो भाई आगे चलो. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. अब प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग को रिमूव करता है. कैसे, अब देखो, तुमने सोचा कि तुम्हें आज पढ़ाई करनी है, आज तुम्हें एक प्रोडक्टिव 2 आवर्स अपने निकालने हैं कि 2 घंटे अपन मस्त मजे से पढ़ाई करेगा और अच्छा बेटा अच्छा बेटी बन के दिखाएगा. चलो ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है. अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने 5 सब्जेक्ट है ना, मतलब मेन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ. हो सकता है किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट भी हो. तो मेन अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, किसी के पास मैथ्स होगी, किसी के पास आईपी होगी, हो सकता है किसी के पास हिंदी भी हो सकती है, या फाइन आर्ट्स करके भी एक सब्जेक्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई एक सब्जेक्ट होगा, और आपके पास एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं. अब आप क्या कर रहे हो, आपने ये तो सोचा कि 2 घंटे अपन मस्त पढ़ाई करेगा और अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा. पेरेंट्स तो आज कहेंगे कि अरे मेरा लाडला बच्चा आज खूब पढ़ाई कर रहा है. लेकिन लाडला बच्चा पढ़ाई करे कैसे, लाडला बच्चा ने ये तो सोचा ही नहीं कि कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ेगा, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने, ये तो आपने सोचा ही नहीं. तो कभी अकाउंट्स की बुक खोल रहा है लाडला बेटा, पहला क्वेश्चन करने बैठा, अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ते हैं. इकोनॉमिक्स खोली, अरे नेशनल इनकम, यार इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको भी हटाते हैं चलो. फिर उसके बाद उठाया चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का, अरे यार ये केस स्टडी कैसे सॉल्व होगी, चलो इसको भी छोड़ते हैं. फिर उठाई अपनी इंग्लिश, ये कुछ समझ में आ रही है, पर समझ में तो आ रही है लेकिन इसको पढ़ने में मजा सा नहीं आ रहा है, ये तो बाद में पढ़ी जा सकती है, तो इजी सी लग रही है. फिर उठा ली भाई मैथमेटिक्स, ओहो ये मैट्रिसेस देख के तो वैसे दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है. अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्लान नहीं किया ना पहले से ही, तो तुम्हारी एक्टिविटीज ओवरलैप हो गई. अगर तुम यही चीज पहले से प्लान करके रखते कि 1 घंटा आज अकाउंटेंसी पढ़नी है, फिर उसके बाद 1 घंटा बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, नेक्स्ट डे 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिर 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़नी है, और संडे टू संडे इंग्लिश पढ़नी है. तो अगर ये चीज तुम पहले से ही प्लान करके रखते, तो तुम ये जो बिना मतलब में 2 घंटे तुमने बच्चा पढ़ाई करेगा, बच्चे ने पढ़ाई कुछ नहीं करी, बच्चे ने मौज करी. कैसे मौज करी, कि दिखाया तो भाई कि खूब सारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन बस बुक्स के पन्ने ही पलटता रह गया, और मम्मी बहुत देर से देख रही कि मेरा बेटा पढ़ने गया रूम में, और लगातार पेज पलटने की आवाज आ रही है खूब, आज तो मेरा बेटा टॉपर बन के ही दिखाएगा, इस बार तो मेरे घर से ही टॉपर निकलेगा. भाई पेरेंट्स तो ये सोच के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन बालक ने क्या कर दिया, बालक ने कर दिया ओवरलैप और वेस्टफुल एक्टिविटी. क्यों, क्योंकि बालक ने क्या नहीं करी भाई, बालक ने नहीं करी क्या, प्लानिंग. तो प्लानिंग आपकी मदद करता है कि अगर आप पहले से चीजों को सोच विचार करके चलोगे, थिंकिंग इन एडवांस अगर करके चलोगे, तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी. तुम्हें जाना है ना घूमने के लिए, गर्मी की छुट्टी में घूमने जाना है. अब घूमने जाना है, डेस्टिनेशन तो चलो सोच लिया, कैसे जाना है यार ये तो सोचा ही नहीं, कौन सी ट्रेन पकड़ के जाना है, कौन सी फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है, कैसे जाना है. सारे दोस्त एक जगह पे मिलकर खड़े तो हो गए, अब सोच रहे हैं कि चलो 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 शिमला चलते हैं, शिमला चलते हैं. भाई शिमला जाओगे कैसे, ये तो बताओ. एक सड़क पे आके खड़े हो गए हो, किसी के हाथ में किसी भी चीज की टिकट नहीं है कि जाना कैसे है, कोई किसी तरीके का कोई कन्वेंस नहीं है किसी के पास, भाई जाओगे कैसे, सोचो तो सही. तो टाइम खराब कर लिया ना. अब उस दिन तो कहीं जा नहीं पाए, फिर रात को दोबारा बैठे, फिर प्लान करा, फिर अगले दिन गए. तो इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. ठीक है, चलो अब जरा इनकी भाषा में समझ लें, जरा इनकी अंग्रेजी क्या कहती है, देखो जरा. सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट, क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाता है. क्या लाता है बेटा, क्लैरिटी लाता है. कि दोस्त ने बता दिया कि भाई हम लोगों को शिमला जाना है, जाओ जाके टिकट बुक करिए, और तुम ही करके आओगे सिर्फ टिकट बुक, ठीक है, यहाँ से जाना और ऐसे वाले टिकट बुक करके आ जाना. सो क्लैरिटी आ गई ना थॉट में कि कौन क्या करने वाला है. एंड
एक्शन, और आप क्या करोगे इस चीज में भी क्लैरिटी है, आपके दिमाग में भी क्लैरिटी है कि क्या करना है, और जब आप उस चीज को परफॉर्म करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, उस चीज की भी आपके माइंड में क्लैरिटी है। सो वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली, तो वर्क आसानी से हो जाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के। अगले दिन भाई टिकट बुक हो चुकी है, अगले दिन एक समय पे मिलोगे सारे दोस्त और मिलकर शिमला घूमने निकल जाओगे। सो विदाउट एनी इंटरप्शन आप उस काम को कर लेंगे, ठीक है। सो यूजलेस एंड रिडंडेंट, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहता है तो आप इसकी प्लेस पे अननेसेसरी भी लिख सकते हो। ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि बुक में है, एनसीईआरटी बुक में ये वर्ड है, इसलिए मैंने यूज किया, तो फिर भी आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो यूजलेस और रिडंडेंट या फिर अननेसेसरी एक्टिविटीज को आप मिनिमाइज कर सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो। कब? जब आप पहले से प्लान करके चलते हो। सो इट इज ईजियर टू डिटेक्ट द इनएफिशिएंसीज एंड टेक द करेक्टिव एक्शंस टू डील विद देम। तो अगर टाइम से ये सारी चीजें पता चल जाती है तो आप पहचान पाते हो कि कहाँ गड़बड़ है, कौन सी इनएफिशिएंसीज है, और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम से डिसीजन फिर ले सकते हो उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है भाई, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं विद एग्जाम्पल। हाँ जी, सो मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल आया हमारे पास यहाँ पे कि मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन प्लांट है वहां पर प्लानिंग क्या करता है, वो ये बताता है कि रॉ मटेरियल का जो अराइवल है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स को ये पता होता है कि उनकी शिफ्ट्स कितने से कितने बजे तक की है, मशीन्स का जो यूटिलाइजेशन है वो भी फिर उसके हिसाब से सही तरीके से हो रहा है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब एक का काम दूसरे के काम में टांग अड़ा दे, है ना, जब एक के काम की वजह से दूसरे का काम ना हो पाए, ओवरलैप हो जाए, या कह सकते हो जैसे हम कहते हैं ना क्लैश कर जाना, तो ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने सारी चीजों को पहले से ही प्लान कर रखा था। तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, वेस्टेज नहीं होगी, एवरीथिंग रन स्मूथली, सारा काम अपने अपने टाइम पे सही तरीके से होता चला जाएगा। समझ आया? बताइए भाई, डन 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 बोलते जाना, ठीक है। मैं लाइव कमेंट सारे देखती हूँ, कई बार रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल होती हूँ तो रिप्लाई कर देती हूँ, और कई बार नहीं भी कर पाती, तो मुझे आप बता दे करो कि हाँ मैम हमें समझ आ गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, कि प्लानिंग क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। अब प्लान कर रहे हो, प्लान क्यों कर रहे हो? कुछ नई चीजों के लिए तो प्लान कर रहे हो ना भाई। देखो, जो चीज हो चुकी है, जो काम हो गया, उसके लिए आप क्या प्लान करोगे? आप एक ही चीज को रिपीटेडली पुराने तरीके से करोगे तो फिर प्लानिंग की क्या जरूरत है? आप तो उठा के वही चीज अप्लाई कर रहे हो, भिगोया धोया और हो गया वाली बात हो गई वो तो। हम प्लानिंग करते हैं ताकि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। तो प्लानिंग हमेशा इस चीज़ पर जोर डालता है कि आपको इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने हैं। हमने फीचर में भी ये बात पढ़ी थी बच्चे कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग का खेल है ना, पगलों का खेल नहीं है ये। पगले होकर काम नहीं करना है यहाँ पर, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आना है, नई नई चीज़ों को खोजना है ना। एक जो शरारती बच्चा होता है ना, मुझे पता है एक शरारती बच्चा ना सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, एक लेजी और एक शरारती बच्चे। क्यों? तुम्हें पता है क्यों वो लेजी और शरारती बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्योंकि उनके पास होते हैं इनोवेटिव आइडियाज़, उन्हें पता होता है कैसे बचना है चीज़ों से। भाई जो लेजी बच्चा होगा, जिसको मतलब बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, तो उसे चाहिए कि मैं फटाफट से काम कर जाऊं, तो वो कोई ऐसी ट्रिक निकालेगा कि फटाफट से उसका काम हो जाए। और वहीं पे एक ऐसा बच्चा जो मेहनती बच्चा होगा, वो कुछ घंटे लगाएगा और उस काम को करेगा। जैसे कि हमारे कुछ ही बच्चे जिनका 11th क्लास का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ बच्चे लगातार खूब मेहनत करके 11th क्लास में स्टार्टिंग से पढ़े होंगे और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से अच्छे नंबर हासिल किए, ठीक है। अब वो उनका टारगेट था कि भाई उनको 90+ लेकर आना था, उसके लिए उन्होंने पूरे साल मेहनत करी। और एक हमारे ये शेर दिल, हमारे सौदागर लोग, हमारे सपनों के सौदागर, उन्होंने क्या किया होगा? एंड में जाकर जो हमारी छुट्टी मिलती है ना हमें एग्जाम के टाइम पे, PYQs उठाए और उन्हीं को प्रैक्टिस किया और 60% मार्क्स ले आए। तो यहाँ पर किसने इनोवेटिव आइडिया लेकर आया? कौन लेकर आया इनोवेटिव आइडिया? वही हमारा शरारती और लेजी बच्चा ना। क्यों? क्योंकि उसने प्लान कर रखा था कि मुझे ऐसे ही काम करना है। तो प्लानिंग हमेशा इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आता है, ठीक है। देखो कैसे, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको पता है ना कि प्लानिंग हमारा पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है बेटा? डेफिनेट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? डेफिनेट प्लान्स। अब क्योंकि जो प्लानिंग है वो पहला फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का,
तो जो नए आइडियाज हैं वो आपके डेफिनेट प्लान्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब कि जो भी आपने सोचा है, जो भी आप सोच रहे हो, आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर परफेक्ट प्लानिंग। ठीक, सो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी, लेकिन इसीलिए एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है। क्योंकि मैनेजमेंट को यहाँ पर गाइड किया जाता है कि भाई आप जो भी आज सोचोगे ना वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। आप आज जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में रिजल्ट देगा। तो आपकी आज की प्लानिंग करेक्ट होनी चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर प्लान को बनाना है। सो मैनेजमेंट एज इट गाइड्स फॉर ऑल द फ्यूचर एक्शन, ये आपके सारे फ्यूचर एक्शन के लिए आपको गाइड करेगा, लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द बिजनेस, ताकि आपका बिजनेस क्या हो, लगातार ग्रो करे और आपकी प्रोस्पैरिटी इंक्रीज हो। ठीक है भाई, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो ये हमारे जोमेटो वाले ये खाने पीने की बातें करते रहेंगे और हमें भूख लगवाते रहेंगे, है ना, ये बाज नहीं आने वाले। चलो देखो अब क्या कहते हैं ये। When Zomato plan to expand beyond the food delivery, अब देखो Zomato ने एक टाइम पे सोचा ना कि फूड डिलीवरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये जो हम जंक फूड्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंडिया के लोगों को जगह जगह पर, कि जब भी उन्हें भूख लगे दिन में रात में कभी भी हम उनके लिए हाजिर हो जाते हैं, तो थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा कुछ और करते हैं। तो उन्होंने Zomato Pro लॉन्च किया आफ्टर प्लानिंग हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यूजर्स एंड द रेस्टोरेंट्स। तो उन्होंने यहाँ पर Zomato Pro लॉन्च किया, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया, क्योंकि वो यहाँ पर देखना चाहते थे कि किस तरीके से हम यूजर्स के लिए और भी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा वैल्यूज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो इनोवेटिव ग्रोथ है वो उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि बिल्कुल षड्यंत्र था एक, मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को सोच विचार करके एक अच्छी सी प्लानिंग करके तब वो उस फील्ड में एंटर हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनोवेशंस है, हमें नई नई चीज़ों को सोचना है और फिर उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है जी, चलो आगे चले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सेम वही पॉइंट है जो फीचर में पढ़ा था, चाहो तो वही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम पॉइंट है। वहां पर था कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यहाँ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, कि प्लानिंग आपकी मदद करता है कि आप डिसीजन ले सकते हो। याद करो, तुम्हारी शादी कराई थी मैंने उस टाइम पर, तुम्हारी ही करा दी थी कि भैया तुम जब बड़े हो गए 25-26 साल के हो गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोज़ देखेंगे, सोचेंगे कि चलो भैया अब ज़रा जिम्मेदारी दे देते हैं अपने बच्चों को और इनके हाथ पीले कर देते हैं। तो तुम्हें फ़ोटोज़ दिखा रहे थे ना, और तुम उसके अंदर क्या कर रहे थे, पहले फ़ोटो दिखा रहे थे, फिर तुम उसके बेसिस पर सोच विचार कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, अच्छा ये सब ठीक है, तुमने सिलेक्शन किया, कुछ छाँट के निकाले, छाँट के निकालने के बाद अच्छा ये थोड़ा सा ये छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, इस तरीके से तुम लोग इवैल्यूएट कर रहे थे। फिर तुमने बेस्ट को सिलेक्ट किया और कहा कि मम्मी जी ये लो पकड़ो ये अपनी होने वाली बहू की तस्वीर और करा दो फटाफट से ओम मंगलम मंगलम। ठीक, तो डिसीजन लेने में मदद की ना प्लानिंग ने तुम्हारी। तो ऐसे ही होता है कि जब हमें अपने बिजनेस के लिए काम करना है, जैसे कि मुझे अपने बिजनेस को मार्केट में ऐसा करना है कि आगे आने वाले 3 साल में 80% लोग मेरा ही सामान खरीदे, मतलब जिस भी प्रोडक्ट में मैं डील करती हूँ उस प्रोडक्ट का 80% कस्टमर सिर्फ मेरे ही दुकान से सामान खरीदे। मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे को सोचना है कि यार कैसे करूँगी मैं ये। तो मैंने देखा कि अच्छा ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करके क्या ये काम हो सकता है, क्या मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी कम कर लूँ, क्या मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर लूँ, या मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर लूँ, क्या मैं ब्रांड बिल्डिंग के लिए कोई वर्क करूँ, या एक्सेट्रा और भी बहुत सारे रास्ते मेरे पास हो सकते हैं। तो वो मुझे सोचना है ना कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो उसके लिए मैं रिसर्च वर्क करूँगी, हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करूँगी, और जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मुझे कम मिलेंगे वही पॉइंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी, वही मैं जो रास्ता होगा उसी रास्ते को मैं चुन लूँगी, जिस रास्ते पे फूल ज़्यादा और कांटे कम मिलेंगे। बट ऐसा हो सकता है क्या, सक्सेस के रास्ते पे कांटे ज़्यादा और फूल कम ही मिलते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो बेसिकली बात क्या है कि प्लानिंग आपकी मदद करता है किस चीज़ के अंदर, डिसीजन लेने के अंदर। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स
setting targets and predicting future conditions and then helping in taking the rational decision। तो प्लानिंग क्या करता है, इसके अंदर आप अपने टारगेट्स को सेट करते हो, उनको प्रेडिक्ट करते हो कि फ्यूचर कंडीशंस क्या हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेते हो। तो प्लानिंग के अंदर आप चॉइसेस करते हो, जहां चॉइस है वहां डिसीजन है। चॉइस करोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, सिलेक्ट करोगे और क्या कर लोगे, अपना बेस्ट रास्ता चुन लोगे। तो हर बच्चे को पता है ना बेटा कि कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, वो रास्ते जिसमें से बेस्ट को आपको चूज करना है। सो प्लानिंग इस तरीके से आपके डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है जी, चलो अब एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने प्लान किया कि ग्रोसरी सेगमेंट में हम लोग एंटर करते हैं, तो उसने इवैल्यूएट किया कि क्या सप्लाई चेन है, मतलब किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा, सप्लाई चेन्स देखी, कंज्यूमर की डिमांड देखी, कंपटीशन क्या चल रहा है इस मार्केट के अंदर, वो सब उसने देखा। देन उसने एक्वायर करा सुपरमार्ट एंड स्टार्टेड द फ्लिपकार्ट ग्रोसरी। तो उसने यहाँ पर सुपरमार्ट को एक्वायर करके अपने ग्रोसरी वाला जो काम है वो करना शुरू कर दिया। तो उसने भी देखो पहले लिया ना, बहुत सारी चीजों को देखा, फिर उसने सिलेक्शन किया। सो केयरफुल प्लानिंग आपकी मदद करता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल्स आप बुक में अपने एग्जाम में लिख कर आए, आपकी इच्छा है, लिखेंगे तो टीचर इंप्रेस होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना बड़ा हम आंसर लिख रहे हैं कि पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इसको डायग्राम की फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो एज इट इज आप लिख भी सकते हैं, अपना खुद का भी एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको पहले में बता चुकी हूँ कि इसलिए एग्जाम्पल्स बताती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके रियल लाइफ से। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या बताता है, आपको स्टैंडर्ड देता है कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि भाई सीबीएसई ने तुमको एक स्टैंडर्ड दिया कि 80 नंबर का पेपर है हमारा थ्योरी वाला, ठीक है, थ्योरी का पेपर कितने का है, 80 नंबर का है, उसमें से अगर तुम 26 नंबर ले आते हो तो तुम थ्योरी में पास कहलाओगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना होता है ना। तो सीबीएसई ने तुम्हें एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि भाई अगर तुम्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होना है तो 80 में से 26 दिखने चाहिए। पर मैं कहूंगी भाई सेफर साइड कम से कम 27 तो बोल दो, है ना। तो अगर तुम्हारे ये मार्क्स आ जाते हैं, अगर तुम 27 नंबर हासिल कर लेते हो तो तुम पास कहलाओगे। ये स्टैंडर्ड है। अब तुम देखो कि तुम्हारे हाफ ईयरली में 80 में से कितने आ रहे हैं, तुम देखो तुम्हारे प्री बोर्ड में 80 में से कितने आ रहे हैं। अरे मैडम क्या बात कर रही हो, हमें तो डिजिट ऐसे देखने की आदत है, ये है हमारे नंबर, तो हमारे नंबर तो ये है, आपने क्या ही कह दिया। तो बेटा मैंने तो तुम्हारा स्टैंडर्ड 27 या 26 सेट नहीं किया है, मैंने तो तुम्हारा स्टैंडर्ड 80 आउट ऑफ 80 का ही सेट किया है। तो अब तुम्हें देखना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, हमने आज प्लान कर लिया है कि जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टैंडर्ड 80 आउट ऑफ 80 का ही है। अब हम ये देखेंगे अपने हाफ ईयरलीज में, अपने प्री बोर्ड्स में कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहली बारी में ही वहां तक पहुंच जाएंगे। आज हमने प्लानिंग करी कि वहां तक पहुंचना है, बोर्ड में पहुंचना है 80 में से 80, लेकिन उसके लिए कुछ बीच बीच में हमारे पास स्टॉप आएंगे, वहां पर रुक रुक के हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और जो गलती होगी उसको यहीं पे सुधारेंगे, नई प्लानिंग करेंगे और फिर वो जो वाला टारगेट है 80 में से 80 लाने वाला, उसे पूरा कर लेंगे। समझ आया कि प्लानिंग क्या करता है, आपको एक स्टैंडर्ड देता है कि भाई यहां तक पहुंचना है, तुम अभी यहां पर हो, चलो 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 गिरो, चलो गिरो चलो और यहां पहुंच जाओ। तो प्लानिंग आपको वो स्टैंडर्ड देता है जिसकी हेल्प से आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे, फिर खुद को उस गलतियों को सुधारोगे, सुधारते हुए क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखो जरा, प्लानिंग प्रोवाइड्स गोल्स और द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लानिंग आपको क्या देता है, वो गोल देता है, वो स्टैंडर्ड देता है जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। और जब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ तो कुछ डेविएशंस निकलते हैं। बेटा डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है बेटा, डिफरेंस। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि देखो 100 यूनिट बनानी थी लेकिन 90 यूनिट बनी, तो हम कहेंगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है स्टैंडर्ड से, कमी रह गई है 10 यूनिट की। बट वहीं पे मैं कहूँ स्टैंडर्ड था 100 यूनिट का, आपने बना दी 110, तो मैं कहूंगी डिफरेंस तो अभी भी आ रहा है लेकिन वो पॉजिटिव 10 है। ये तो अच्छी चीज है हमारे लिए कि सोचा था कि 100 बनेगी लेकिन आपने तो 110 बना दी है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर कुछ गलत होता है, मतलब कि अगर नेगेटिव डेविएशन होता है और आपको पता चल जाता है टाइम से, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो प्लानिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर द कंट्रोलिंग। तो आप ये काम कर कैसे पा रहे हो, क्योंकि आपके सामने एक स्टैंडर्ड था ना,
मैंने बोला ना कि 100 यूनिट बनानी है, तभी तो आप इस चीज को कह पा रहे हो कि 10 कम है या 10 ज्यादा है। अगर मैं ये बताती ही नहीं, मैं कहती ही नहीं कि क्या करना है कितना करना है, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करते? तो कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग जो है वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? बेस प्रोवाइड करता है फॉर दी कंट्रोल। ठीक है जी, समझ आ गए आपको 6 के 6 पॉइंट। इसका एग्जाम्पल लेते हुए चलो। कोका कोला अपना मंथली सेल्स टारगेट सेट करता है, मैनेजर्स कंपेयर करते हैं एक्चुअल सेल्स को प्लान टारगेट्स के साथ, और अगर कहीं पर भी कोई भी शॉर्टफॉल होता है, मतलब कोई भी अगर कमी रह जाती है, तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि प्रमोशंस वगैरह, ये सब फिर वो लोग दोबारा करना शुरू कर देते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम हमारा तभी रहता है जब प्लानिंग होती है। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? चलो आगे चलें। चलो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पे आते हैं अब हम लोग। सो बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, और कई हद तक ये जो टॉपिक है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारा ये लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का टॉपिक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, मतलब वो खुद ही आपको पॉइंट्स प्रोवाइड कर देंगे और आपको वो लिमिटेशन एक्सप्लेन करनी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इसी तरीके से आया है कि उन्होंने खुद ही पॉइंट दिए हैं और आपको एक्सप्लेन करना है, और 6 मार्क्स तक भी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का क्वेश्चन आया है। और इवन अगर केस स्टडी भी आती है तो 3 से 4 नंबर की केस स्टडी इस टॉपिक से बहुत बार देखने को मिली है। तो कहीं हद तक हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मार्क करके चलिए कि इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर हमें करके जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को समझाने के लिए मैंने मदद करी है एक बहुत ही पुराना, हमारे एक कह सकते हो हमारे टाइम पे कार्टून आया करता था, कार्टून कह दो या तुम्हारी लैंग्वेज में वो जो एनीमे होता है वो कह दो, तो रिच रिच, है ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो। तो मिस्टर रिच रिच को ह्यूज कॉस्ट और टाइम लगाकर मिली सक्सेस, कि रिच रिच रातों रात ही थोड़ी ना रिच हो गया था, उसने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत मेहनत करी, बहुत टाइम लगाया, तब जाकर उसको गारंटेड सक्सेस मिली। और इसी में हमारी प्लानिंग की लिमिटेशन भी छुपी हुई है बेटा, जिसके अंदर जो पहला एम है वो कहता है कि प्लानिंग क्या नहीं कर सकता। प्लानिंग कब हमारी फेल हो जाती है? कब? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, कि प्लानिंग बदलते हुए एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? अभी बताएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, तो आर से ये हो गया। उसके बाद ये जो आर आर है ये सिर्फ मैंने रिच रिच के लिए बनाया था, इसको आप एल आर आर भी कर सकते हो या एल आर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, प्लानिंग रिजिडिटी को प्रमोट करती है। प्लानिंग के अंदर होती है ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग को करने में खूब सारा पैसा लगता है, और प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और सक्सेस की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग कर तो रहे हैं बट हमेशा हमारी प्लानिंग वर्क करे ये भी ज़रूरी नहीं है। सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो प्लानिंग हमेशा आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, एम से मतलब था मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, आर है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, एल आर है लीड्स टू रिजिडिटी, ह्यूज कॉस्ट है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, टाइम से है टाइम कंज्यूमिंग, और सक्सेस है डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है जी, लिख लिया है सबने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, कि प्लानिंग रिजिड है। रिजिड मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट है। अब ये जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, मैं कहूँगी ये वही है। पता है क्या होता है? हमारे घर के बुजुर्ग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। जितने भी घर अगर आप देखें ना कि जहाँ पर बच्चा डिसिप्लिन्ड है, उसका बहुत बड़ा कारण उस घर में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं वो हैं, कि उन्होंने वो इतने अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है ना, जिसकी वजह से आगे जो पीढ़ी चल रही है, जो जनरेशन चल रही है, वो उस डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है। और जहां पर बड़ों की नहीं सुनी जाती, जहां पर बड़े बुजुर्ग नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी कि जहां पर बड़ों की नहीं सुनी जाती वहां पर उस घर का माहौल, सब चीज़ें बहुत हिली रहती है। क्यों? रिजिडनेस नहीं है, तो थोड़ी रिजिडनेस ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर टाइम अगर आप चीज़ों को बदलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन प्लानिंग के लिए ये चीज़ एज अ लिमिटेशन वर्क कर जाती है। अब देखो, तुमने प्लान बनाया कि यार इस साल मैं तुम्हें इस बार छुट्टी में घुमा कर रहूँगी,
मैं बार बार ऐसे एग्जाम्पल जरूर दूंगी कि तुम चाहे जा पाओ या नहीं जा पाओ, मेरे साथ ख्यालों में मेरी तरह जरूर चले जाओगे, ठीक है। तो चलो तुम और मैं घूमने चलते हैं जरा गोवा। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया, हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि गर्मी की छुट्टी आएगी, मई में हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि गर्मी की छुट्टी आएगी तो जून में ना गोवा घूम कर आएंगे। तो हम सभी लोगों ने बुक कर ली फ्लाइट्स वगैरह, सब हम लोगों ने टिकट वगैरह सब बुक कर ली, वहां पर कहाँ पे रहना है वो सब रहने वहने का सब कुछ हमने बुक कर लिया। मतलब जो कुछ करना था वो सारे काम हमने पहले से प्लान कर लिए, कपड़े वपड़े भी सब खरीद लिए, शॉपिंग वॉपिंग भी सारी कर ली। बट अचानक से ये पता चला कि वहां नहीं जाना है, वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है कि अभी फिलहाल वहां जाना ठीक नहीं है। तो अब क्या करें भाई, इतना पैसा खर्च कर लिया, प्लानिंग तो कर ली। अब प्लानिंग क्या कहती है कि भाई एक बार अगर जो तुमने सोच विचार कर लिया, समय लगाया, पैसा लगाया, इतना सब कुछ किया, अब उसे एकदम से चेंज कर लोगे क्या तुम? रिजिडनेस के साथ आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से चीजें, आप एकदम से अपने प्लान को बदल नहीं सकते। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप एकदम से चेंज कर लो। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है तो वो बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग होती है, तो उसको एकदम से चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। कि आपने रिश्ता तो पक्का कर लिया है, देखो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, आपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली है, सपने भी देख लिए है भाई आप लोगों ने, बट मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। बट अचानक से अब तुम्हें लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था। तो भाई अब एकदम से तुम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। देखते हो ना बहुत सारी मूवीज में कि नहीं, हमने कमिटमेंट कर दिया है, अब हमने कमिटमेंट कर दिया है तो अब हम इसको नहीं बदल सकते, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, कार्ड बट चुके हैं, बारात दरवाजे पर आ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्लान हो चुका है। तो यहाँ पर वो देखो ऐसी बात कह रहे हैं, प्लान डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। कि पहले टॉप लेवल ने उन्हें प्लानिंग करके दे दी, अब अचानक से उनके सामने एक सिचुएशन आई, अब उनको दिख रहा है कि यार चीजें तो बदल रही है, तो मैनेजर एकदम नहीं चेंज कर सकता सब चीजों को, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी। तो समटाइम्स ये जो इस तरीके की रिजिडिटी है, ये डिफिकल्टी लेकर आती है। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कॉप अप विद दीज चेंज सर्कमस्टांसेस। तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ ये आजादी होनी चाहिए कि वो खुलकर बोल सके, वो पहले ही खुलकर ये चीज बोल सके कि देखो ये चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी, हो सकता है कल को बदलनी पड़े, तो आज ही सोच लो। तो उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तभी तो वो आगे इस चीज के ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो रिजिडनेस के साथ काम करता है, स्ट्रिक्टली वर्क करता है, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट, और एक जो है लीड्स टू क्रिएटिविटी, दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान से समझ के चलिएगा। जब मैं बात कर रही हूँ रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी में मैं ये कह रही हूँ कि हम प्लान को एकदम से बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चीजें हो चुकी है, बहुत सारे काम हम उसके ऊपर कर चुके हैं, हम इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? तो रिजिडिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर हम कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारा वर्क हो चुका है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग लेकर चलते हैं। डोमिनोज के अंदर जो स्टोर मैनेजर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते नए फ्लेवर और डील्स के साथ। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने पहले से ही सब कुछ जो है वो फिक्स कर दिया है। तो एम्प्लॉयज जो है वो प्लान को सिर्फ फॉलो करते हैं, अपने खुद के आइडियाज को नहीं, क्योंकि उनको रिजिडनेस के साथ उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ प्लानिंग वर्क नहीं करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि आपने गोवा की ट्रिप प्लान करी, आपने बहुत सारे पैसे वैसे भी खर्च कर दिए, अब अचानक से आपको लगा कि वहाँ का वेदर कंडीशन सही नहीं है, तो वहाँ जाना अभी सही नहीं रहेगा। तो माहौल बदला, चेंजेस आए, अब एकदम से आप अपनी प्लानिंग को कैसे चेंज करोगे? एकदम से वो सारी चीजें वहां से कैसे डाइवर्ट होंगी? तो ऐसे आपने सोचा था कि आप मार्केट में एक नए प्रोडक्ट के साथ अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, अभी आपने ये चीज सोची, लेकिन अचानक से आपको एक खबर मिली कि आप ही के जैसा प्रोडक्ट आपसे बेस्ट प्राइस पे कोई दूसरी कंपनी लेकर आ रही है। अब आपको दिख गया कि मार्केट में कंपटीशन एंटर हो रहा है आपसे पहले, तो उससे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप पहले सारी प्लानिंग कर चुके हो, लेकिन अचानक से माहौल बदला, या आपको पता चला कि गवर्नमेंट जो है वो बैन करने वाली है उस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो,
या गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने जा रही है, तो अब आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा ना। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ प्लानिंग को बदलना इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है। नथिंग इज कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा सेम रहता हो। सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस, तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को भी चेंज करना पड़ता है। सो इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस द फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर दो कि हाँ ऐसा ही होगा। तुम कह दो कि मैडम नहीं 80 में से 75 आएंगे, भाई 80 में से 80 आ गए तो 70 आ गए, तो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके आसपास का आप बोल सकते हो, ठीक है। सो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, प्लानिंग सब कुछ नहीं देख सकता, बट देयर में बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिवली प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट। चल रहे हो तुम अपने रास्ते पे, बहुत सारे पत्थर मिलेंगे तुम्हें रास्ते पर, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे जो तुम्हें रोकेंगे कि नहीं यहाँ पर नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। बट आपकी अगर प्लानिंग बेटर तरीके से चल रही होगी तो ही आप सक्सेसफुल होकर अपने रास्ते तक पहुंच पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि लगातार बदलता है, तो प्लानिंग उस एनवायरनमेंट में हमेशा वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे जिम जो थे उन्होंने एक्सपेंशन प्लान के बारे में सोचा, मतलब वो सोच रहे थे एक्सपेंशन प्लान के बारे में, बट अचानक से लॉकडाउन लग गया और सब कुछ बंद हो गया। सो प्लान फेल ड्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस, कि बाहरी दुनिया में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपका प्लान फेल हो गया, कि आप सोच ही रहे थे कि एक्सपेंशन करोगे लेकिन लॉकडाउन लग गया। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखो फिर से वही वाला आ गया पॉइंट जो मैं कह रही थी कि आपको ध्यान देना है, रिजिडिटी और क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्लानिंग देखो कौन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है हमारा टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का काम होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना। मिडिल लेवल जो है वो तो अपने डिपार्टमेंटल प्लान बनाता है, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाए होंगे उसके बेसिस पर वो डिपार्टमेंटल प्लान बनाता है, और डिपार्टमेंटल प्लान के बेसिस पर जो ऑपरेशनल लेवल पर मैनेजर्स यानी कि हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने डे टू डे प्लान बनाते हैं। तो अल्टीमेटली प्लान कौन बना रहा है? टॉप लेवल। बाकी सब क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे 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 चल रहे हैं। तो किसकी क्रिएटिविटी है? तुम्हारे माइंड में अगर एक बिल्कुल बहुत मस्त एकदम से प्लान है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का, बट उस प्लान का तुम क्या करोगे? तुम बता सकते हो? तुम्हारी सुन रहा है क्या वहाँ पे कोई? कोई नहीं सुन रहा ना। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल ने पहले से डिसाइड कर लिया है। तुम्हारे घर में कोई एक डिसीजन लेने वाला था, तुम्हारे बड़े वाले लोगों ने, बड़े वाले लोग कई बार बहुत क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को नहीं अलाउड करते कि हाँ तुम इस चीज़ में टांग अड़ाओ या ठीक है तुम बच्चे हो, छोटे हो, बट उनको ये नहीं पता कि आजकल के बच्चे भाई बड़ों से भी बहुत तेज है, बहुत दिमाग है उन लोगों में। कई बार हम बड़े बहुत सारी चीज़ों को नहीं एनालाइज कर पाते हैं, हमसे छोटे एनालाइज कर लेते हैं। तो सबकी सुननी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। तो टॉप लेवल जो सोचता है कि भैया मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है, एक मिडल लेवल वाला या ऑपरेशनल लेवल वाला कह रहा है कि देखो आप इसको इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, पर तुम्हारी कौन सुन रहा है? तुम्हारी क्रिएटिविटी को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कौन बना रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बना रहा है, और रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स। भैया हमें तो बस क्या करना है, उन्होंने बता दिया है, ये पर्चा है इसको छाप दो, बस ऐसे ही करना है। बस तुम्हें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो तुम्हें करना है बस वही करना है जो हमने तुम्हें लिख कर दे दिया है। तो वो जस्ट उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर से वर्क कर रहे हैं। बना कौन रहा है? टॉप लेवल बना रहा है। और उसके साथ साथ उनको एक धमकी और मिली हुई है। देखो क्या धमकी मिली हुई है वो, they are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own। ना तो उन्हें, ये की लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाएंगे, कि ना तो उन्हें ये अलाउड है कि वो उन प्लान से यू टर्न ले लें, मतलब कि जिस प्लान पे हमने तुम्हें वर्क करने के लिए कहा है, ना तो तुम उससे पीछे हट सकते हो, यू टर्न नहीं ले सकते, ना ही तुम उसको अपने तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हमने कहा है आपको वैसा ही उस काम को करना पड़ेगा। सो दे जस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स। तो वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव, जिसकी वजह से कुछ भी इनोवेटिव और न्यू नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सारे काम तो हमारा टॉप लेवल कर रहा है, हम सिर्फ यहाँ पे उसको फॉलो कर रहे हैं। अब मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड क्रिएटिविटी? दोनों सेम से लग रहे हैं, है ना? चलो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। रिजिडिटी का मतलब है कि आप उस काम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, आप उसको इसलिए चेंज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले से ही हो चुकी है। माना कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, लेकिन ऑलरेडी आप उसके अंदर घुस चुके हो, आपने बहुत सारा मेहनत अपना जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। इस वजह से आपको उसको रिजिडली फॉलो करना है, मतलब एक
डिसिप्लिन्ड होकर आपको उस काम को करना है। क्यों? रोज रोज चीजों को बदलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं क्या बताऊंगी आपको इस चीज के अंदर, कहीं ना कहीं ये जो लिमिटेशन है ये आपको अपने स्केड्यूल में भी देखने को मिलती होगी कि आपका स्कूल का टाइम, ठीक है, एक प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में कि कल स्कूल जाना है, फिर उसके बाद हमारी ट्यूशन है, फिर उसके बाद हमारी यूट्यूब क्लासेस है, होमवर्क है। अब आपकी ये जो प्लानिंग है जिसको आपको रोज फॉलो करना पड़ रहा है रिजिडली, क्यों? क्योंकि इसी तरीके से आपका स्केड्यूल सेट हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर पा रहे। उस रिजिडिटी की वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि आपको ऐसे इसको फॉलो करना पड़ेगा, और क्योंकि आपको इसको ऐसे फॉलो करना है तो आप नए तरीकों को वहां पर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपने तरीके से उस काम को करना। हम अपने तरीके से आपको काम करने तब देंगे ना जब हम आपको ये अलाउड करेंगे कि आप उस प्लान को चेंज कर सको। तो क्रिएटिविटी रिजिडिटी की वजह से अराइज हो रहा है कि हमको प्लान को रिजिडली फॉलो करना है, इसलिए क्रिएटिविटी अलाउड नहीं है कि जैसा है वैसा ही करना है, इसलिए कोई अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी जब केस स्टडी वगैरह करेंगे और अभी एग्जाम्पल भी देख लोगे तो क्लियर हो ही जाएगा। जैसे कि एक चेन है, जैसे कि हमारी सबवे वगैरह है, तो वर्कर मस्ट स्टिक टू द स्टैंडर्ड रेसिपीज। उनको हमने स्टैंडर्ड रेसिपीज दे दी है कि ऐसे बनता है हमारे पास ये, दे कांट इनोवेट और ऑफर द पर्सनल स्टाइल्स। अब उनसे आगे कोई कह दे, अब जैसे कि गोलगप्पे वाले के पास अगर हम जाते हैं तो हम वहां पर जाकर खुद कहते हैं ना कि भैया थोड़ा सा तीखा देना, भैया सॉल्ट के साथ खिलाना, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो हमारे अकॉर्डिंग उसको बना के दे देता है, तो उसके पास क्रिएटिविटी है। बट वहीं पर अगर आप किसी इस तरीके के सबवे या डोमिनोज या इन सब के पास जाओगे तो वहां आप ये चीजें नहीं कहोगे, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर आप इस चीज को समझ लो कि क्रिएटिविटी फिर नहीं है। तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो आपके फ्रेश आइडियाज को किल कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग के अंदर कॉस्ट ज्यादा है। अब आगे हमारे सिंपल वाले पॉइंट कि प्लानिंग के अंदर ना बहुत सारा आपका पैसा लगता है। तो जब आप प्लान को बनाते हो तो उसमें ह्यूज कॉस्ट लगती है। कैसी कॉस्ट लगती है कि भाई आपको यहाँ पर बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि प्लानिंग ऐसी हो जाती है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। भाई बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, डिस्कशन होता है प्रोफेशनल्स के साथ। और तुम्हें लगता है ये मुफ्त में आते होंगे हमारे पास? भाई तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम आफ्टर 12th एक अच्छा करियर चूज करो, एक अच्छा कोर्स चूज करो। तो कई बार तुम लेते हो ना उसके लिए करियर काउंसलिंग, तो क्या करियर काउंसलिंग वाले तुमसे पैसे नहीं लेते? पैसा खर्च कर रहे हो ना। किसी भी प्लानिंग के अंदर भी एक पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो डिस्कशन होता है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एक ट्रायल, जैसे कहते हैं ना ट्रायल करना, कि देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि अगर हम इस प्लान के ऊपर वर्क करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है इसका। तो इन सभी चीजों को बैठकर एनालाइज किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो और ये भी चेक किया जाता है कि इस प्लान की वाइबिलिटी क्या है। वाइबिलिटी के लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो, ड्यूरेबिलिटी, कि कब तक टिकेगा ये प्लान हमारा, 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक हम इस प्लान के ऊपर वर्क कर सकते हैं, वो सब चीजें। तो प्लानिंग के अंदर बहुत सारा पैसा लगता है, और हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना है कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं वो हमेशा उससे मिलने वाले बेनिफिट को जस्टिफाई करे। कि आज अगर हमने 100 रुपए खर्च किए हैं तो 100 रुपए हमें 120 150 रुपए ला कर दे। ऐसा नहीं कि 100 रुपए खर्च कर रहे हो लेकिन बेनिफिट सिर्फ 80 का मिल रहा है, तो ये तो गलत है ना, फिर काहे की प्लानिंग है। तो प्लानिंग ऐसी हो कि जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो वो उसके बेनिफिट को जस्टिफाई कर पाए। तो प्लानिंग के अंदर क्या लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो एक नई इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने से पहले टाटा मोटर्स ने बहुत पैसा खर्च किया, एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करी, एडवर्टाइजमेंट कराई और टेस्ट रन्स चले उनके। तो सब कुछ करने से भी पहले, सेल्स को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने भी एक खर्चा किया। सो प्लानिंग के अंदर कॉस्ट हाई होती है, ठीक है। चलो अच्छा सा एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। भाई देखो प्लानिंग में टाइम तो लगता है। जब आप अपने बिजनेस के लिए बड़े स्केल पर सोच रहे हो तो समय तो लगेगा। आप जो करियर चूज करोगे, जो कोर्स चूज करोगे, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस सब चीजों में टाइम लोगे, है ना। तो प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाता है। जैसे कि आपको चेक करना पड़ता है कि क्या फैक्ट्स हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो इन सब चीजों में टाइम लगेगा। बट कई बार इतना टाइम लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। आपने सोच विचार में इतना टाइम लगा दिया होता है कई बार कि उसके फॉर्मुलेशन के लिए आपके पास कोई समय नहीं बचता,
कि आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सको। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन वगैरह होता है तो उसमें कई बार समय लग जाता है। जैसे कि बायजूस जो है कभी भी अपने किसी भी लर्निंग टैबलेट को लॉन्च करने से पहले महीनों तक वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बट ऐसे में कॉम्पिटिटर उनसे पहले ही सिमिलर प्रोडक्ट को क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम अगर लगाते हो तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। तुम सोच रहे हो ये दुकान खोलेंगे, यहाँ पर दुकान खोलेंगे, इस चीज की खोलेंगे, तुमसे पहले तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल ने खोल ली, अब क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी तो गई ना। तो प्लानिंग टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ, कि कई बार हम इतना सब कुछ करते हैं, हम लोग इतना प्लान कर रहे हैं, इतना सोच विचार करते हैं, बट मैम इतना सब कुछ सोचने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिली। हाँ बेटा, होता है ऐसा। जरूरी थोड़ी है कि आपने जो प्लान किया वो हमेशा आपको सक्सेस देकर जाए। ठीक है, एक प्लानिंग फेल हो गई तो कोई बात नहीं, नए तरीके से दोबारा से शुरुआत करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। गिरोगे तभी तो उठना का प्रोसेस सीख पाओगे ना। मैं तो यही मानती हूँ कि हमें एक बार लाइफ में जरूर गिरना चाहिए। गिरना ऐसे नहीं कि चलते चलते गिर गए, कोई डिसीजन लिया नहीं सही लगा, उसमें आपको फेलियर हासिल हुआ तो कोई बात नहीं ना, आपने उससे कुछ सीखा और आप कुछ एक नया वर्जन अपना सामने लेकर आए ना, तो गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरना ही उठने की प्रोसेस को समझाता है कि जब हम गिरेंगे तभी पता चलेगा कि उठकर कैसे खड़ा होना है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार 11th पास कर ली थी, लास्ट के 3 महीने में फटाफट से 1 शॉट्स देखे थे और सब कुछ उसी में से आ गया था और बल्ले बल्ले हो गई थी। 12th में भी ये कर लेंगे ना यार, आखिरी साल है स्कूल का, मस्त इंजॉय करते हैं अभी तो, खूब घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मोमेंट्स बनाना, इसके बाद कहाँ ये स्कूल लाइफ आने वाली है। बिल्कुल सही बात है बेटा, स्कूल लाइफ जैसा तो कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें जिंदगी में, तो मस्त इंजॉय करो स्कूल लाइफ, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। एक जो तुमने टाइम टेबल अपनी पढ़ाई का दे रखा है, उसको भी एक जो समय दे रखा है ना, कि तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड की तरह है कि जिसको तुम अगर टाइम नहीं दोगे ना इसका दिया हुआ तो वो नाराज हो जाएगी बेटा। तो इसको आपने टाइम देना है, जो आपने टाइम इसका सोच रखा उसको दो, बाकी तुम जो मर्जी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि जो हमने पहले प्लान किया था अगले साल भी उसी पे वर्क करते हैं ना, तब भी सक्सेस मिल गई थी, इस बार भी सक्सेस मिल जाएगी। बट बच्चे, सिचुएशन तो बदल जाती है ना। बोर्ड वालों को तुम्हें पता नहीं है क्या, खतरों के खिलाड़ी हैं वो हमारे, कुछ भी कर जाते हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं वो। अब तुम्हारी जो पहली प्लानिंग थी फिर वो आगे जाके क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। 11th में तुमने पीछे वाले से दोस्ती यारी बनाए के रखी और उसके भरोसे तुम पास हो गए, लेकिन 12th में भाई उसने तुमसे दोस्ती यारी नहीं रखी, उसने क्या कर दिया, तुम्हें धोखा दे दिया, दगाबाजी कर दी, तो अब क्या। तो यहाँ पर वो यही सिखा रहे हैं, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन भी है, मेरे साथ आप मार्क करिएगा जब भी आप नोट्स बनाएंगे। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन द प्रीवियसली ट्राइड एंड द टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। मैनेजर की टेंडेंसी होती है कि वो विश्वास कर लेते हैं, रिलाई मतलब ट्रस्ट करते हैं, कि जो पहले हमने प्लान चलाया था, जो ट्राई किया था और वो सक्सेसफुल भी रहा, तो उसको दोबारा से आगे उसी के ऊपर वर्क करते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन, कि जो प्लान आपका पहले वर्क कर गया वो दोबारा भी उसी तरीके से वर्क कर जाएगा, कुछ नहीं कह सकते आप। सो प्लानिंग प्रोवाइड अ बेस, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ आपको बेस प्रोवाइड कर रहा है फ्यूचर के लिए। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, ये आपकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा रहा है कि आप ऐसे ऐसा कर सकते हो, बट सॉल्यूशन तो तभी पता चलेगा जब एक्चुअल में आपके सामने वो सिचुएशन आएगी। समझ आया? चलो फटाफट से एग्जाम्पल लेते हैं इसका। किंगफिशर एयरलाइंस ने एक बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट एक्सपेंशन प्लान उन्होंने सोचा था, बट वो फेल हो गया ड्यू टू द एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम एंड द फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं किंगफिशर के बारे में, तो उनका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आई, और जो उन्होंने सोचा था कि एक्सपेंड करेंगे वो एक्सपेंड नहीं कर पाए। तो बेटा यहाँ पर गुड प्लानिंग हमेशा गारंटीड सक्सेस दे, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ये थी हमारी आखिरी लिमिटेशन। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए कि यस मैम, आज के सारे टॉपिक्स हमको क्रिस्टल क्लियर हैं, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, हमें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है, और फीचर्स ऑफ प्लानिंग भी हमें याद है। तीनों की एक्रोनिम्स फटाफट से रिकॉल करके लिख देना, अपनी मैम को बता देना। ठीक है बच्चों, सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए।
आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।